Hey guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today we are watching Yo-Yo Honey Singh, Untold Story of Battling Depression, Alcoholism, and people claimed I was in rehab. Yeah, okay, it's a Pink Villa video. Basically, it's his Untold Story, so let's just check this one and see what it's like, and, you know, I've got more or less the gist of it, but it'll be nice to hear from himself instead of people speculating and coming up with things, which usually is the case in this world. मेरे गाना बहुत बड़ा हिट हुआ दिल्ली में और बाकी सारी जगह, और मुझे लगा था मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन का काम मिलना शुरू हो जाएगा, मैं बस पैसे कमाऊंगा और अपना बेस्ट काम करूंगा जिसमें बेस्ट हूँ। लेकिन मुझे 2-3 साल काम ही नहीं मिला बिल्कुल कहीं पे भी। तो हालात तो ऐसे थे कि घर से तो कुछ लेना नहीं था, तो जो 3-4 साल निकले थे वो बहुत मुश्किल से निकले थे। मतलब यारों दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करी खर्चे पानी में। पहले कहते थे लोग कि ये जिस तरह का म्यूजिक बनाता है तो ये चीजें चलेगी नहीं कहीं पे भी, ये है वो है। इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊंगा, एक आर्टिस्ट है, उन्होंने मेरे 3-4 एल्बम हो गई थे हिट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो एक आर्टिस्ट है, वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारा म्यूजिक अच्छा है, मेरे लिए म्यूजिक करो। तो मैंने 8 गानों का उनके लिए म्यूजिक किया, जिसमें हिप हॉप बीट्स थी, अर्बन बीट्स थी। तो उन्होंने वो सारा मुझसे डेटा डिलीट करवाया और मुझसे अपनी मर्जी का उन्होंने म्यूजिक बनवाया। और भी चक्कर थे, I became alcoholic as well, और सोना नहीं, और मतलब बहुत ज्यादा काम करना। तो वो धीरे धीरे अंदर मेरे ग्रो कर रही थी वो बीमारी। लेकिन जब मैं बीमार भी हुआ उसके बाद भी मुझे 3-4 महीने एक्सेप्ट करने में लगे कि हाँ मैं बीमार हो गया। इंडस्ट्री से भी काफी लोग हैं, शाहरुख भाई, दीपिका पादुकोण। दीपिका के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो she suggested one doctor to my family in Delhi। बहुत खराब था, क्योंकि उस वक्त लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा था और बहुत कुछ बुरा भी हो रहा था। मेरे खिलाफ कई डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गई थी और कई लोगों को देखा नहीं जा रहा था कि एक छोटा सा लड़का इतना कुछ कैसे कर रहा है। लोगों ने कई रूमर्स फैलाए मेरे बारे में कि मैं किसी रिहैब में मेरे को लेके जाना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा 1.5-2 साल मेरा घर पे ट्रीटमेंट चला था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला था। When he came, people didn't know him, but he created a phenomena that is regarded as a revolution in the music industry today in India. Welcoming Honey Singh, joining us for a conversation, sharing his own untold story with us, only on Pink Villa. कैसे हो आप? It's Yo-Yo Honey Singh. Yo-Yo Honey Singh. Yeah, I forgot the yo-yo. But you know, Honey, जब से आपने स्टार्ट किया, अभी बिलो तो आग 31 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, यानी by the time this interview comes out, I'm sure it will cross much more bigger milestones. आपका जर्नी अगर हम देखें तो आपको याद है आपने कहाँ से शुरुआत की थी, कैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है आपको यहाँ पे रीच करने के लिए? ये मैं काफी बार मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तकरीबन 2005 में, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कभी सिंगर और कभी रैपर नहीं बनना चाहता था। तो ये मेरे साथ ये सब बाई चांस हुआ। मुझे सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करना था, मुझे सिर्फ म्यूजिक बनाना था लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट लॉन्च करने थे, आर्टिस्ट के ऊपर काम करना था और वोकलिस्ट के ऊपर काम करना था। तो मैंने 2005 में एक गाना का म्यूजिक प्रोड्यूस किया। तो उस गाने का नाम था खड़के गलासी। तो वो दिल्ली के बहुत मशहूर सिंगर हैं, अशोक मस्ती जी, उन्होंने मुझे मौका दिया, तो मैंने वो गाना प्रोड्यूस किया। तो उसके बाद उन्होंने बोला इस गाने में रैप होना चाहिए अंग्रेजी में। उस टाइम अंग्रेजी में रैप चलता था, हिंदी और पंजाबी में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि रैप होगा आने वाले दौर में। तो मैंने कोशिश करी कि कोई मुझे मिले और इंग्लिश में वो गा पाए, रैप कर पाए। तो मुझे नहीं मिला। फाइनली उसमें मैंने खुद ही गाया, और मेरा दोस्त है शॉन, उसने वो मेरा इंग्लिश वर्ड्स लिखा होता। तो इस गाने के लिए मुझे रीजनल अवार्ड मिला ETC चैनल से, ETC पंजाबी चैनल से, द बेस्ट साउंड। और ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ दिल्ली में और बाकी सारी जगह, और मुझे लगा था मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन का काम मिलना शुरू हो जाएगा, मैं बस पैसे कमाऊंगा और अपना बेस्ट काम करूंगा जिसमें बेस्ट हूँ। लेकिन मुझे 2-3 साल काम ही नहीं मिला बिल्कुल कहीं पे भी। मैंने अपना बेस बनाने की कोशिश करी चंडीगढ़ को, क्योंकि उस टाइम रीजनल मार्केट जो पंजाब की थी वो बहुत बड़ी थी। मतलब हर लड़का जमीन बेच के एल्बम करने जा रहा था, रोज नए सिंगर आ रहे थे, तो स्कोप बहुत था म्यूजिक का। लेकिन मेरा उस टाइम पे भी म्यूजिक ना बहुत फ्यूचरिस्टिक था,
तो मुझे कहीं ना कहीं स्पेस नहीं मिल रही थी। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था कि नहीं यार मैं ढोल वाला म्यूजिक नहीं बनाऊंगा। एवरीबडी वाज मेकिंग ढोल म्यूजिक, एवरीबडी। सो बड़ा जद्दोजहद रही। फिर 2 दिन अच्छे लोगों ने सलाह दी कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करो, ज्यादा स्टबन मत हो अपनी प्रोडक्शन को लेके, ज्यादा गुरूर मत करो कि तुम्हारी प्रोडक्शन बहुत अर्बन है तो यही चलेगी, यही चलनी चाहिए। और जो 3 साल मेरे पास काम नहीं था, घर पे बहुत टेंशन चल रही थी कि हाँ एक गाना तो हिट हो गया इसका, इसके बाद घर वालों को भी उम्मीद थी कि भी दाल रोटी कमाने लग जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा, वो हुआ नहीं। तो 2007 में राज बराड़ जी ने मेरे पे इतना विश्वास किया, उन्होंने मुझे अच्छी खासी रकम उस वक्त में 100% एडवांस दी। मैं बताना चाहूंगा 7 लाख रुपए मुझे दिया उन्होंने, और 100% एडवांस। फाइनेंशियली कैसे टाइप के मुसीबतों से आपको जूझना पड़ा है सक्सेस देखने से पहले? टफ टाइम तो था। बेसिकली क्या था, मैं अपने फादर मदर का एक बेटा और एक छोटी बहन है। तो फादर ने कई साल लगा के एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया था, तो उनको लग रहा था कि ये बेटा संभाल लेगा, लेकिन बेटा घुस गया गीत संगीत में। तो हालात तो ऐसे थे कि घर से तो कुछ लेना नहीं था। तो जो 3-4 साल निकले थे वो बहुत मुश्किल से निकले थे। मतलब यारों दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करी खर्चे पानी में, और बाकी काफी सपोर्ट नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे काम भी मिलता गया, छोटे छोटे काम भी करते गए। तो वो टिल 2011 बड़ा स्ट्रगलिंग था। आपने जब शुरुआत की, जब आपने बोला कि बहुत सारे गाने ऐसे थे जो आपको गाने थे जो ठीक से कोई समझ नहीं पा रहा था वो आपके तरीके के म्यूजिक को, सबसे वियर्डेस्ट या मीनेस्ट कमेंट्स क्या क्या, या रिजेक्शन के टाइम क्या क्या बोला जाता था आपको याद है कोई? हाँ बहुत याद है मुझे। तो पहले कहते थे लोग कि ये जिस तरह का म्यूजिक बनाता है तो ये चीजें चलेगी नहीं कहीं पे भी, ये है वो। इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊंगा, एक आर्टिस्ट है, उन्होंने मेरे 3-4 एल्बम हो गई थे हिट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो एक आर्टिस्ट है, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारा म्यूजिक अच्छा है, मेरे लिए म्यूजिक करो। तो मैंने 8 गानों का उनके लिए म्यूजिक किया, जिसमें हिप हॉप बीट्स थी, अर्बन बीट्स थी। तो उन्होंने वो सारा मुझसे डेटा डिलीट करवाया और मुझसे अपनी मर्जी का उन्होंने म्यूजिक बनवाया, विच वॉज फुल ऑफ टोल, तुम भी यहाँ टिंग टिंग टिंग, इस टाइप का म्यूजिक जितना उनको चाहिए था। तो वो जो 2 महीने मेरे को टॉर्चर हुआ ना, कि मैंने एक एल्बम बनाई और उसको डंप किया गया, और मेरे सर पे बैठ के उन्होंने मुझसे देसी एल्बम प्रोड्यूस करवाई जिसमें ढोल तुम्हें बजवाई। तो वो बड़ा अजीब सा टॉर्चर था मेरे लिए, और वो एल्बम फ्लॉप हो गई थी। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द लोएस्ट फेजेस, बहुत लोग क्या करते हैं, उसको कारपेट के अंदर ब्रश कर देते हैं, बात नहीं करते। पर आपने खुल के बात की अपने डार्केस्ट फेज के बारे में। I had read this interview a few years ago, which also increased my respect towards you, because a lot of people go through it and they don't speak about it because there is a taboo around mental health. आपने खुल के आके बोला कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ था। तो कैसे पता चला आपको? Because it's not something that you get to know suddenly. It's something that you get to know suddenly because you really don't know what you're going through. तो आपका क्या फेज था तभी लाइफ में? बहुत खराब था, क्योंकि उस वक्त लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा था और बहुत कुछ बुरा भी हो रहा था। मेरे खिलाफ कई डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गई थी, और कई लोगों को देखा नहीं जा रहा था कि एक छोटा सा लड़का इतना कुछ कैसे कर रहा है। तो ओवरऑल और भी चक्कर थे। आई बिकेम अल्कोहलिक एज वेल, और सोना नहीं, और मतलब बहुत ज्यादा काम करना। तो वो धीरे धीरे अंदर मेरे ग्रो कर रही थी वो बीमारी। लेकिन जब मैं बीमार भी हुआ, उसके बाद भी मुझे 3-4 महीने एक्सेप्ट करने में लगे कि हाँ मैं बीमार हो गया। तो वो डार्क फेज था, और मुझे लगता है कि किसी को छुपाना नहीं चाहिए। मैं सबको ये कहूंगा, जितने भी बहन भाई मेरे सुन रहे हैं, आर्टिस्ट और बाकी लोग भी, कि इसको चीज को छुपाना नहीं चाहिए। देखो, स्पेशली एक कलाकार एक आईना होता है, ठीक है? हमारी सारी लाइफ हमारी ऑडियंसेस के लिए, हम जो पहनते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, जो करते हैं, जो बातें गाते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, तो जब वो सब कुछ हम अपनी फैमिली समझते हैं ऑडियंस को, तो अगर लोगों ने बहुत सवाल किए मुझसे कि 2-2.5 साल कहाँ थे, तो फिर मैंने कहा कि आई थिंक बताना जरूरी है मैं कहाँ था। और बीमार था और ठीक हो गया, और काम भी बहुत किया बीमार होने के बाद भी, उससे पहले भी, और उसके दौरान भी। बीमारी के बीच में मैंने गाना बनाया था ये धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, फॉर ऋतिक रोशन, एंड इट वाज द बिगेस्ट हिट एट दैट टाइम। तो हो जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता सब। फैमिली का क्या रिएक्शन था तभी? बिकॉज मैंने वहां पे ये भी पढ़ा था कि आपकी मम्मी ने आपको हेल्प किया टू कम आउट ऑफ दैट। सबने, पूरी फैमिली ने, और मेरे सारे दोस्तों ने बहुत मदद की। मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरे मॉम डैड, जिस तरह इन्होंने मुझे संभाला
और मैं लोगों ने कई रूमर्स फैलाए मेरे बारे में कि मैं किसी रिहैब में मेरे को लेके जाना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा 1.5-2 साल मेरा घर पे ट्रीटमेंट चला था और आप बिलीव नहीं करेंगे 1.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला था। तो लोग लॉकडाउन के अंदर फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। मैंने तो ऑलरेडी एक लॉकडाउन जी लिया। सबकी फैंस की दुआएं होती थी। इनफैक्ट इंडस्ट्री से भी काफी लोग हैं, शाहरुख भाई, दीपिका पादुकोण। दीपिका के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो शी सजेस्टेड वन डॉक्टर टू माय फैमिली इन दिल्ली। तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। सबको था कि हाँ ये चीजें ठीक हो जाती हैं और ये भी ठीक हो जाएगा। और फाइनली सबके प्यार की वजह से ठीक हो गए। बट आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको बैटल किया, पता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जैसे आपने कपिल पाजी का नाम बोला, मेरे एक इंटरव्यू में मेरी उनसे बहुत बनती है, मतलब वी आर वेरी क्लोज। तो उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में बोला था कि ही हैज आल्सो बीन थ्रू दैट फेज ऑफ अल्कोहलिज्म, एंड व्हेन ही सेड दैट देयर वर डेज व्हेन मुझे पता है कि मैं अपने मम्मी को झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी मैं दारू पी रहा हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी मैं पी रहा हूँ। आपने कैसे वो फेज में अपने आप को संभाला, क्या हेल्प किया, और वो फेज कैसा था? मतलब वाज इट एवर लाइक अ बैटल विद इन कि यू वांटेड टू लीव इट बट यू कुडंट? हाँ, देखो क्या हुआ था, 2014 अगस्त में तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मुझे उसको एक्नॉलेज करने में 3-4 महीने लग गए। नवंबर दिसंबर तक मतलब हो गया, और मैंने खुद भी मान लिया। और आप जो भी किसी के साथ ये होता है तो उसको मेरी यही सलाह है कि आप मान लीजिए, उससे लड़िए मत। ट्रू। तो मैंने माना, लेकिन उसके दौरान भी मेरे को अल्कोहल की, मैं आई वाज अल्कोहलिक एंड पार्टी का, नॉट लाइक रोज का शराबी नहीं। तो मेरे को कोई रोज की एडिक्शन नहीं होती। तो जब मेडिसिन आपकी इन चीजों की, मेंटल हेल्थ की चलती है, तो इसके साथ आपको अल्कोहल अवॉइड करनी पड़ती है। जो मैं चीज समझ गया, जो चीज मेरे को किसी ने बोली नहीं कि अरे तुम शराब मत पीना, वो मैं समझ गया कि अगर शराब पीऊंगा और मेडिसिन लूंगा तो दोनों चीजें आपस में खराब करेंगी, ठीक मैं हो नहीं पाऊंगा। क्योंकि मेरे को पता लगा था तबीयत खराब हो गया, मेरे को ठीक होना है। तो उसके लिए जो भी प्रोसेस घर वाले करते थे, जो भी डॉक्टर्स हमने चेंज किए, 4 से 5 डॉक्टर हमने चेंज किए, मेडिकेशंस मेरी चेंज हुई। तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था कुछ। ऐसा कुछ प्लान किया है? बहुत सारे गाने बना के रखे हैं जो एक एक करके ऐसे आप निकालोगे? बिल्कुल। 2017 से लेके अब तक हमने 40 गाने बना दिए, और लॉकडाउन के अंदर हमने 12 गाने बनाए। तो लेकिन अब मसला क्या था कि जैसे आपने लोका का वीडियो देखा होगा और उससे पहले मखना का वीडियो देखा होगा, मुझे ना म्यूजिक वीडियो का राज कपूर बना। बिग शो, बिग कैनवस, बिग शूट्स, जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में नहीं होते। शुरू से भी कोशिश रखी गई है और आज भी कोशिश रहती है। तो लेकिन उस प्रोसीजर को 6-7 महीने लग जाते हैं। 6-7 महीने में हम लोग शूट करते हैं। शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन 1-1.5 महीने की, तो वो प्रोडक्ट 8-9 या 10 महीने में मेरे आ पा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत शिकायतें मिली अपने फैंस की कि जल्दी लेकर आओ। तो अब हमने कुछ ऐसा करा है कि नो मोर बिग यॉट्स, नो मोर 500 गर्ल्स डांसिंग, सो विल प्ले समथिंग क्रिएटिव एंड विल डू समथिंग क्रिएटिव। तो लकीली फिर लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन ऐसा हुआ है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। सो हमने गाना बिलो टू वर्क, सिंगस्टार का बनाया हुआ गाना, इसी का सिंगस्टार का ही म्यूजिक है, और इसने पूरा गाना तैयार कर लिया था। और इसने बोला कि भाजी इसको करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो हमने ये गाना इसलिए चूज किया क्योंकि भी पार्टीज हो नहीं रही, सेलिब्रेशन नहीं हो रही, शादियां नहीं हो रही। तो ये टाइम है कि आप अगर लिस्टिंग या राइड क्रूजिंग सॉन्ग दोगे तो वो ज्यादा अपील करेगा। So that's why we made this song Below to Wug, and everybody's liking it. Talking to you has always been an experience, and आपका journey बहुत aspirational and inspirational है in the way that you have come out of situations and battled it with ease, like I said. Thank you for this conversation. Yeah, what I was going to start with, obviously some people can say, oh, it's a reaction channel and you watch this and there wasn't much reaction. Obviously the reaction was basically from within. It's like listening to his words and then feeling it emotionally. It's nothing that you can do facial expressions or or wow, you know what I mean. It was more or less like there's times just like deep in listening to that conversation and feeling that sort of emotion and understanding to what he had to say. Nothing. Oh, it's like if you was in front of your friend, you're more or less going, okay, you wouldn't interrupt, you just want to listen. Yeah, and nothing more like, oh my God, look, did you see what he said? You can't. All you can do is go in. This is interesting because someone's opening up
about themselves, certainly someone who's famous or someone is in the eye of, you know, the world kind of thing like that, but talking about his darkest times, that people, you know, like, was before it would be like a stigma, or people would judge you, and you know, obviously in even the yesteryears there would have been so many actors and celebrities who would have had either depression or drug addiction or alcohol, but they would have somehow hidden it behind the picture of everything, because they all think that my career is going to disappear, or this persona that I'm trying to create in front of people of this great being, you know what I mean? People are gonna, I mean, like for instance, like just a quick one, Taminder came out and said that, you know, he was drinking quite a lot. Now, you know, and that was, for that time, that was quite a big thing, you know what I mean? Oh my God, you know, I think his mum said, he said in an interview something, his mum said to him something, Hontu Sunny Devi Jogi Pili, Bobby Devi Jogi Pili, Hontu Baskar kind of thing, you know what I mean? And he said that from his own words. But can you imagine if the Leap Saab or any of those, like, you know, Raj Kapoor and all that, they turn around and go, we're having a bad day, I'm suffering from depression, or people would have turned around and go, no, you're an icon, you're a legend, you can't be going through that. You know, you've got all this money, you've got this fame. They just assume that when you've got all these things going for you, that depression and other mental health is something that, you know, that person's got some issues that, you know, or, you know, that this guy's weak if he's drinking alcohol and stuff like that. But people don't like to say that, you know what, I'm battling. I think Deepika Padukone did say that she suffered from a lot of depression and stress. And, you know, once again, people say she's beautiful, she's successful, she's, you know, got things that many other people. It doesn't mean that you can't have it. The Rock's had it. But we see messages and things like that, and what people say, and you get hate and all that. And it's not nice, because you're normally not in that world. You're around people who actually, you know, your friends and your family don't do that kind of stuff. They're all very supportive and loving and caring. And then you get, like, these people that you don't know, never known you personally, don't know your journey, your story, where you come from, what you go through daily. They just see you on this, like, video for about 10 minutes or 15 minutes or something. And all of a sudden, they've got to say their opinions of what they think just from that 10-15 minute video. Yeah. And you're not even talking about your life. Yeah. And you're not even showing exactly everything else that goes around what you deal with. But they've just got to put hate, because they just... And I think it's okay to do so. Like, just like, for instance, yesterday, the message we had yesterday, someone had the need to put across and just say something like, oh, you know, you've got all these people who admire you and everything, but I don't think you're all that beautiful. You need to get a nose job done, first of all. You need to start going to the gym. You look frail. You actually look your age. To the extent of it was just everything from top to bottom, had something bad to say. But then all of a sudden had changed their profile name to Sarit Kaur, when they messaged me, it was something else. Then going around justifying to everyone else and saying that I haven't said anything bad. Yeah, all I'm but it's actually telling other people, when people are supporting me and reporting this person, you know, they're supporting me, actually telling that person, well, I didn't do anything bad. All I was telling her to do is to get a nose job done, to maybe get a facelift, because her face is, she looks very old, and all these bad comments, and thinking, you don't know this person at all, you don't know me. And what made you go out your way to message them, to let them know what you think they should have done? Like, it was just... And it was pointless. It's not like, okay, you turn around and go, I'm not happy with... Thank you for your advice. I might just go and do that. If someone turned around and said, I'm not happy with the way I look, and I feel this, that and the other, and someone went, oh, okay, you know what, maybe this... So someone just going, oh, you're looking like this and to do this. But can you imagine, even with him, you can tell that obviously, you know, he's going to create songs, he's going to do stuff, but there's still going to be people who are just miserable with life, miserable with themselves. Yeah. And they just got to go, you know what, I've got nothing to lift myself up. Let me say something bad about this person. Yeah. You know what, you, the way that you look. I mean, it's like now, he put weight on. And people turn around and go, look at him, he's looking like this, that and the other. He's let himself go and he's not bothered. Yeah. But have you seen how he's looking? But it's just mentally that other people that you don't know, it's just like you're thinking, why do people have the time to say things, but yet not having the understanding? Like now, they could have made so many speculation about him, like I said, about Deepika or anyone else. But no one knows what another person's going through that he puts behind. And it's lovely that he says that he's had his family, his wife, and everyone supporting him. But not everyone has that. So,
you know, and then again to have people who have it in them to just. It's just that, you know what, there's so many people, not everyone, but so many people out there that have grown up believing if they bully others or belittle others, it makes them feel superior in themselves. The truth is, they're the ones who are really insecure. No one's asking for their opinion. No one's asking for their advice. Yeah. Keep it to yourself. So, be kind to others, because at the end of the day, you don't know anything truly about them. Yeah. You just deal with your own issues and your problems. And obviously, if you think you don't have an issue and a problem, then that's fine. Then you don't have to go around telling other people what they need to fix about themselves. All hidden away. Yeah, they're all hidden away as well, isn't it? It's not like they come. This is the real me. These are all my family and friends. And guess what? Now I want to give my opinion. They don't do that. So many. It's always they've got to hide behind, or they have to pretend that they're. Account, or it's mostly they pretend they're female, especially if they're hating on a female. But it's always a male as well. Yeah, male. You can more or less tell. If all of us, like, you know, myself or my wife or you guys, going through anything, speak to someone that you can trust. Just the one-on-one and going, look, I'm doing this, I'm drinking, or I'm taking this, or I'm feeling like this, or I don't know why I'm unhappy, even though I've got family, friends, money and all that, whatever it might be, there's something just doesn't feel right. You know, it might be just best to just go and speak to someone and, you know, just get it off. Maybe they'll be able to help you or direct you to someone who can help you. And that's what we need. Then it's about getting the support and building on whatever it is that you feel that is bringing you down. And I think that's what you got to do. But it's nice to see someone like him opening up freely and sharing his journey, not from just success, but from the downfalls. And obviously now, hopefully, like he says, he sees himself as, like, you know, the Raj Kapoor, like, you know, he's still got goals and aims and dreams. His songs have started coming again. I'm looking forward to seeing, like, listening and watching his songs, because you know, back then I really did enjoy listening to his songs, so they were really good. And can't wait to have him back. And obviously I can see, because I do check him on Instagram, and his physique's coming back again, you know, and that in itself is inspiration. So doesn't matter if it's to do with music, films, training or whatever, this guy's just showed, you know what, even when you've got everything going for you, you can still hit rock bottom, but it's about what you do once you're at the bottom. How do you find your way to come back up again? And he's got some good support around. Yeah, and that's what you need. And that was the video, guys. Let us know what you think, and make sure, as always, click on the like button, share it with people you know, and don't forget to subscribe to our channel, and we'll see you on the next one. See you on the next one. Take care. See you soon. Bye.